गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यदि आपका सिर्फ पीएचडी कैटेगरी में आप क्वालिफाई किए हैं, अभी जो जून 2025 का रिजल्ट आया है यूजीसी नेट का, जो एग्ज़ाम एनटीए कराती है, तो अब आपको क्या करना है। हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर आज सेंटर्ड है कि यदि आपका सिर्फ पीएचडी कैटेगरी में आप क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम, तो फिर आपको आगे क्या करना है। दोस्तों, थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम है अजय और मैंने अपनी जो बीए है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की, एमए मैंने जेएनयू से की और मैं करेंटली स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। तो आइए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, यदि आप सिर्फ पीएचडी कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो 2024 में यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने पीएचडी में एडमिशन के लिए 3 कैटेगरी बनाई थी। दोस्तों, हम जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी नेट क्या होता है आई होप आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको एक सेपरेट वीडियो यूजीसी नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, उस पर एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में पता है। तो दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद जब हम जिस कैटेगरी में भी क्वालिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो उसमें 3 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले जेआरएफ कैटेगरी होती है, दूसरी नेट कैटेगरी होती है जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो पीएचडी के अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो भी नेट देते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी 2024 में यूजीसी ने इंट्रोड्यूस की, जो थी पीएचडी कैटेगरी। इसका मतलब है कि जो कितने परसेंट को जेआरएफ दिया जाता है, कितने परसेंट को नेट, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। तो जो ये 3 कैटेगरी उन्होंने बनाई कि जो जेआरएफ में क्वालिफाई होंगे वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, जो नेट में क्वालिफाई होंगे वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई थी स्पेशल, वो थी पीएचडी कैटेगरी, कि आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यदि आप इस कैटेगरी में भी यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो दोस्तों ये मत सोचिए कि अब आपका कुछ नहीं है, आपको फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना है, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स गुरुकुल पर कंटिन्यूअसली आप देखेंगे प्ले लिस्ट है जहाँ पे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट में, किस डिसिप्लिन में कितनी पोस्ट्स और कैसे अप्लाई करना है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। लास्ट डेट क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल वीडियो बनाकर यूनिवर्सिटीज वाइज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं पीएचडी एडमिशन की। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा वो प्लेलिस्ट पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जगह निकल रही है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, आप पीएचडी के लिए तो सबसे पहले एलिजिबल हैं, तो ये मत सोचिए कि आप पीएचडी के लिए नहीं एलिजिबल और आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। दोबारा एग्ज़ाम आपको देना है, वो जेआरएफ के लिए देना है, बट अभी आप पीएचडी पे फोकस कीजिए। अभी आपका जस्ट रिजल्ट आया है, तो आप मतलब निराश मत होइए, सभी के साथ होता है, क्योंकि लगभग सिर्फ 1% को ही जेआरएफ मिलता है। तो ऐसे मत सोचिए कि अभी आप सब लाइक ख़त्म हो गया, अब आपको दोबारा ही एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा नहीं है। अभी आप फोकस कीजिए कि आप पीएचडी में कहीं एडमिशन ले लें। तो दोस्तों, क्या इसमें कैसे आपको एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको फॉर्म्स देखने हैं, जो मैंने बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो आपको जाना है। और मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी में 3 कैटेगरी में एडमिशन किए जाते हैं। आप पीएचडी ओनली में भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जाओ वहाँ पर और उनका फॉर्म फिल करो। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, इसके बाद आपको देखना है कि उस यूनिवर्सिटी की डिमांड क्या है, किस तरीके के रिसर्च प्रपोजल्स को वो इंटरटेन करती है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बना एक अच्छा वहाँ पे जिससे कि आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्टेड हो पाए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, उस पर भी हम लोग बात करेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, उसकी डिमांड क्या है, किस तरीके की रिसर्च को प्रमोट करता है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो आपको बहुत ज़रूरी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो आप जान रहे होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली कोई आइडिया लाएंगे अपने माइंड में और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, तो आपके जो सिलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। हालांकि आप रिसर्च प्रपोजल किसी भी टॉपिक पे बना के ले जा सकते हैं, लेकिन यदि वहाँ लाइक वाइज यदि आपका रिसर्च प्रपोजल होगा तो टीचर्स थोड़ा इंटरटेन करते हैं। ये मैं बायस की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा बायस होता है। तो सबसे पहले आपको एक प्रिपेयर करना है एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद आप ये मत सोचिए कि आप रेस में नहीं हैं, आप रेस में हैं। रेस में इन द सेंस कि ये मत सोचिए कि जो नेट और जेआरएफ कैटेगरी वाले बच्चे अप्लाई करेंगे वहाँ पर उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको नहीं। दोस्तों आज मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपके पीएचडी एडमिशन में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो नेट का जो परसेंटाइल है उसका रहेगा, लेकिन उसको इस तरीके से सेट किया गया है। टेक्निकलिटीज यदि हम देखें तो इंटरव्यू का जो वेटेज है 30%, वो अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर है। कैसे है उसकी बात हम आज इस वीडियो में डिटेल में करेंगे कि इंटरव्यू आपका सबसे मेन है एडमिशन लेने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में आज के समय में। कैसे, देखो दोस्तों, समझते हैं इसको बहुत ही छोटी सी ट्रिक से। इसका जैसे हम इंटरव्यू की बात करें तो इसका वेटेज 30% है, राइट। और वहीं पे मैं बात करूं कि जो नेट का हमारा परसेंटाइल, इसका सबसे मेन पॉइंट है परसेंटाइल। परसेंटाइल का 70% लेते हैं दोस्तों। परसेंटाइल की यदि मैं बात करूं तो ये स्कोर से अलग होता है। आप जब अपना स्कोर कार्ड देख रहे होंगे जून का, तो उसमें आप देख जून का या फिर आपके पास जून 2024, वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है कि वो किस जून 2025 या जून 2024 और दिसंबर 2024 का स्कोर कार्ड ले रहा है। वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। जैसे जेएनयू है तो जेएनयू जून 2024 से दिसंबर 2024 और जून 2025 तीनों स्कोर कार्ड में जिसमें आपके ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेट का आपका स्कोर अलग लिखा होगा यदि आप अपने स्कोर कार्ड में देखेंगे, वो परसेंटाइल अलग लिखा होगा अलग बॉक्स में। तो जो वो परसेंटाइल है ना, वो परसेंटाइल जिसका जेआरएफ और नेट क्वालिफाई है और आपका जो आपका सिर्फ पीएचडी कैटेगरी में क्वालिफाई है, इसमें जो डिफरेंस होगा ना बहुत कम होगा। सपोज दैट कि उसका परसेंटाइल 99 है, तो आपका भी जो एक तरीके से नेट जो क्वालिफाई किए हैं उनका परसेंटाइल आप देखेंगे तो आपका 80-85 होगा, राइट। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप जो ये डिफरेंस देख पा रहे हैं ना 85 और 90 के बीच में, कितना डिफरेंस है, लगभग 14 पॉइंट का। तो ये 14 पॉइंट जब 70% वेटेज में बदलते हैं तो और कम डिफरेंस हो जाता है। तो सभी का लगभग 70% का वेटेज में जब निकलता है तो ये कैसे कैलकुलेशंस होती है, कैसे एडमिशन है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। हालांकि मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि वो 70% में जब उसको निकालते हैं तो लगभग सभी का 60 के ऊपर ही आता है स्कोर। 60 आपके यहाँ से आ गए 70% में से, राइट। और फिर 60 के ऊपर आ जाता है, किसी का 55 के ऊपर लगभग सभी का आ जाता है। तो यहाँ पे आपका लगभग 60 मान लेता हूँ मैं ऑन एन एवरेज, 60 आपका यहाँ से आ गया। वहाँ पे 30% का वेटेज है। यदि वहाँ 30% का वेटेज है मतलब वहाँ पर सीधे 30 नंबर, 70 + 30 तो 70% निकलेगा आपका परसेंटाइज। 100 में से 70% निकलेगा, लेकिन यहाँ पर 30% का मतलब इंटरव्यू में 30% का मतलब 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका 60 ये बन जाएगा, आपका 60 आपके यहाँ बन गए प्लस 30 में से आपके कितने आ रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आप देखेंगे कि आप इंटरव्यू में एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे यदि आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होगा, यदि आपने इंटरव्यू अच्छे से अटेंड किया होगा, इंटरव्यू जो वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं पैनल जो आपका है उसके सारे आंसर्स का जवाब अच्छा, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपने सही से दिया है, तो दोस्तों आप एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, इवन इन पीएचडी कैटेगरी। दोस्तों आपको
बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि अब कुछ नहीं है, अभी सब कुछ है आपके हाथ में। और दोस्तों इसी के साथ आपका रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू आपको अच्छे से करना है, तो आप एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों जेआरएफ ज़रूरी होता है। जेआरएफ किस लिए ज़रूरी होता है? जेआरएफ जो होता है आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें आपको रुपए मिलेंगे, तो वो स्कॉलरशिप कहलाती है। वो स्कॉलरशिप से आप जो आपके एकेडमिक खर्चे आते हैं, आप जैसे रिसर्च करेंगे तो आपको जाना होगा ना ग्राउंड में वर्क करने, अपना डाटा कलेक्ट करने, और भी जो भी खर्चे आते हैं वो उसके लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है। लगभग आपको HRA प्लस 37,000 के समथिंग रुपए मिलेगा, तो आपका 45,000 के समथिंग रुपए बनता है। तो ये अच्छा खासा पर मंथ मिल जाएगा आपको, तो इससे आपका फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों यूजीसी नेट दिसंबर 2025 देना है आपको लेकिन उससे पहले अभी PhD एडमिशन पर फोकस कीजिए। मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और इसी तरीके की हर एक जानकारी हायर एजुकेशन से CUT, UG, PG, PhD हर एक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, स्पेशली सोशल साइंसेस की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो PhD कैटेगरी में पास हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे, एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है हम उस पर भी वीडियो लाने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में हम इसको यहीं पॉज करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।